हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ शुरू की थी, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें ऑलरेडी हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। इसमें आज हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद की किस तरीके से घटनाओं ने करवट बदली और किस तरीके से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार किया, और साथ ही बक्सर के युद्ध के परिणामतः कंपनी का क्या स्टेटस हो गया भारत के संदर्भ में। उन सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस का वैकल्पिक विषय इतिहास का पाठ्यक्रम है, आधुनिक भारत का। इसमें हमने ऑलरेडी भारत में यूरोप का प्रवेश किस तरीके से हुआ, प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां कैसे स्थापित हुईं, कैसे पुर्तगाली एवं डच व फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पराजित किया, किस तरीके से उन्होंने फ्रांसीसियों को कई सारे युद्धों अर्थात जिसके कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है उसके रूप में हमने डिस्कस किया। और हमने अपने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे मुगल सत्ता के बाद से अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता को धीरे धीरे इस्टेब्लिश करने की शुरुआत की, और जब इस प्रभुसत्ता को रोकने के लिए नवाबों ने हाथ में हथियार उठा लिए या आक्रामक रवैये को अपनाया, तो उन्होंने न केवल नवाब को पराजित किया बल्कि षड्यंत्रों के माध्यम से प्लासी के युद्ध को प्रमोट किया। प्लासी के युद्ध के बाद वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए, और उनकी संतुष्टि न होना अर्थात उनकी असंतुष्टि ने आगे चलकर बक्सर के युद्ध को क्रियान्वित किया। आखिरकार बक्सर का युद्ध हुआ क्यों, ये पढ़ने से पहले अगर आप ये समझ गए कि प्लासी के बाद से लेकर बक्सर के युद्ध के प्रारंभ तक का जो घटनाक्रम है वो कैसे जिम्मेदार था। जैसे कई बार आपसे प्रश्न इस पे अभी पूछा नहीं गया है कि वास्तव में बक्सर के युद्ध के लिए किसे दोषी माना जा सकता है। क्या बक्सर के युद्ध को कंपनी टाल सकती थी? जैसे आप एक प्रश्न पढ़ते हो ना मैसूर के संदर्भ में कि क्या कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को टाल सकता था, तो बिल्कुल वैसे ही ये प्रश्न कभी ना कभी पूछा जा सकता है कि क्या मीर कासिम या कंपनी के द्वारा बक्सर के युद्ध को टाला जा सकता था, और टाला जा सकता था तो क्यों नहीं टाला गया। क्लियर? तो ये सारे प्रश्न आज हमारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम अपने अगले 2 पार्ट्स में 2 से 3 पार्ट में जितने भी बैक ईयर के प्रश्न हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने आपको प्लासी से संबंधित बैक ईयर के उत्तर फ्रेम प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि पार्ट 8 में हम डिस्कस करेंगे। और वो सब यूपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं, ध्यान देना, वो सब यूपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं। पार्ट 8 में हम जब यूपीएससी में आए सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। पार्ट 9 में बक्सर के युद्ध से संबंधित जितने भी यूपीएससी में प्रश्न आए हैं उनको कर लेंगे। तब हम अपने पार्ट 9 में क्या करेंगे कि जो यूपी पीसीएस में और जो बीपीएससी में बैक ईयर में प्रश्न आए हैं उन सब का भी हम इसमें एनालिसिस कर लेंगे। फिर भी अगर इसके बाद अगर कोई प्रश्न आपका रह जाता है किसी भी एग्ज़ाम का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल यूपीएससी के एग्ज़ाम का, दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम के पेपर में अगर प्लासी और बक्सर से संबद्ध या उसके पहले की घटनाओं से संबद्ध प्रश्न आया हो, वो आप हमें लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दें। हम उसका न केवल आपको उत्तर फ्रेम देंगे बल्कि उस प्रश्न को कैसे लिखना चाहिए उस पर डिटेल डिस्कस भी कर लेंगे। समझ गए? तो आप समझ गए कि हमारा आगे का क्या प्रोसेस होगा। लेकिन आज हम पहले बक्सर को कंप्लीट करते हैं, और जब बक्सर कंप्लीट हो जाएगा तो पार्ट 11 से अर्थात पार्ट 10 और 11 से हम मैसूर और मराठों को अलग अलग कवर करेंगे, और फिर अंत में पंजाब को। इससे हमारा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हो कि जब प्लासी का युद्ध हो गया तो प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को काफ़ी सारी रियायतें मिली। रियायतें किसने दी? उस समय के नवाब अर्थात मीर जाफ़र ने जब कंपनी को काफ़ी सारी रियायतें दे दी तो हुआ क्या कि कंपनी को जब ज़्यादा रियायतें मिलने लगी तो कंपनी मीर जाफ़र को ये समझ बैठी कि ये सोने की मुर्गी है, अर्थात
ये हमें रोज एक अंडा देती है, तो क्यों ना हम इससे पूरा का पूरा अंडे इसके पेट से, इसके गर्भ से निकाल लें। लेकिन कंपनी ये नहीं समझ पाई कि आखिरकार है तो वो भी एक इंसान, उसके अंदर भी महत्वाकांक्षा प्रबल है, और अगर उसकी प्रबल होती महत्वाकांक्षा पर बार बार आघात करेंगे तो वो उसका प्रतिरोध तो करेगा ही करेगा। लेकिन कंपनी को ये भी पता था कि नवाब अब उतना मजबूत नहीं है कि वो हमारे साथ प्रतिरोध कर पाए। इसीलिए मीर कासिम ने चुना अंग्रेजों के दुश्मन को, अर्थात दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और उसने किसको अपने ग्रुप में शामिल किया? उसने शामिल किया डचों को। डचों को जब उसने शामिल कर लिया, ध्यान से सुना, जब उसने डचों को शामिल कर लिया तो अंग्रेजों को ये एक मौका मिल गया कि आखिरकार मीर जाफर उसके लिए एक गुटी गुटबंधन करके उसे पराजित करना चाह रहा। अर्थात जाफर जो है, अच्छा मीर कासिम मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों के साथ राजद्रोह करने का कोशिश कर रहा है। तो अतः इसे जल्द से जल्द पदस्थ कर दो। पदस्थ का मतलब कि उसे बंगाल की नवाबियत के पद से हटा दो, और जो व्यक्ति मीर कासिम से ज़्यादा हमें रियायतें प्रोवाइड करे उसे बंगाल का नवाब बना दो। क्लियर? देखो, कंपनी का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि मीर कासिम रहे या मीर जाफर रहे। उसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देगा, जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करेगा, जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बिना रोक टोक के अपने कई सारे कार्यों को संपादित करने के लिए उसे कहेगा, उसी को वो बंगाल का नवाब बना सकते हैं। तो ये तो केवल एक कठपुतली थे, कोई भी समझ गए ना, तो उनकी दोस्ती थी ना ही उनकी कोई यारी थी। ये बात अलग है कि उसने गिफ्ट के रूप में काफ़ी कुछ दे रखा था। इसी चीज़ को देखते हुए कंपनी को एक मौका मिला, और बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर देने के बाद कंपनी ने सोचा कि अब हम मीर जाफर को हटा दें। लेकिन हटाने से पहले कोई रीजनेबल कारण तो होना चाहिए जिस बेस पे हम उसे हटाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने मीर जाफर से कहा कि आप हमें इन इन क्षेत्रों की पूरी तरीके से जमींदारी दे दो। अर्थात उसने 4 क्षेत्रों की जमींदारी की डिमांड की कंपनी ने। और जब 4 क्षेत्रों की डिमांड की कि आप हमें ये 4 क्षेत्र दे दो, तो मीर जाफर ने उस चीज़ को मना कर दिया। अर्थात कंपनी ने कहा कि आप हमें वर्धमान की, मिदनापुर की और चटगांव की जमींदारी दे दो। अब हम एक बार पहले इन क्षेत्रों को देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में उस समय का बंगाल क्या था और वर्तमान का बंगाल कैसा है। क्लियर? तो आप देख रहे ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, और इस प्यारी पृथ्वी में हम चलते हैं मिदनापुर। क्लियर? मिदनापुर, ये देखिए, ये आपको मिला यहाँ पे मिदनापुर। क्लियर? ये देखिए, ये है आपका मिदनापुर, कलकत्ता के पास का एरिया है। क्लियर? तो इसकी जमींदारी वो मांग रहे थे कि आप हमें मिदनापुर की जमींदारी दे दो, और फिर वो ये कह रहे थे कि आप हमें न केवल मिदनापुर की दो बल्कि आप हमें चटगांव की भी दे दो। चटगांव आपको वास्तव में बांग्लादेश में, आधुनिक बांग्लादेश में मिलेगा, यहाँ पर। क्लियर? एक मिनट, इस जगह पे आपको चटगांव मिलेगा। एक मिनट, यहीं पे अगरतला, रंगामती, बंदरवर्धन, ये देखें, ये है आपका चटग्राम। क्लियर? ये है चटगांव आपका। क्लियर? यहाँ का ये मांग रहे थे। साथ ही आप एक मिनट और देख लीजिए, चटगांव के अलावा वर्धमान, वर्धमान। क्लियर? ये आप देख सकते हो ये वर्धमान का एरिया है। क्लियर? वर्धमान प्रोडक्ट्स मतलब इसी के आसपास का वर्धमान लगता हुआ। क्लियर? तो आप वर्धमान देख सकते हो। ये 3 क्षेत्रों की ये लोग वास्तव में कह रहे थे हमें जमींदारी दे दो। लेकिन मीर जाफर को पता था कि इनको अगर हम ये जमींदारी दे देंगे तो ऑलरेडी हम रेवेन्यू के रूप में काफ़ी लॉस में हैं, और ये हमसे अगर जमींदारी ले लेंगे तो हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसके अलावा कंपनी ये भी कह रही थी कि जो सिलहट का एरिया है, सिलहट कहाँ पे लगता है? आप में से कई सारे लोग, देखिए ऐसे जब बातें आती ना कि सिलहट कहाँ पे है, ये कहाँ पे, तो हम कंफ्यूज रहते हैं। और इंटरव्यू में कभी आपसे ऐसे पूछ ले कि सिलहट कहाँ पे है, तो आप वहाँ पे फिर कर नहीं सकते हो क्वेश्चन। बेसिक सा बेसिक प्रश्न आपसे गलत वहाँ हो जाता है। क्लियर? तो ये देखिए आप सिलहट। क्लियर? ये था आपका
सिलहट यहाँ पे, ये क्लियर। यहाँ का वास्तव में उनसे कह रहे थे कि यहाँ जो चूने की खदानें हैं वो आप हमें दे दीजिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारे पास, हम आपको ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते। इससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए। नाराज़ तो पहले भी थे, उनको बहाना चाहिए था कि कैसे हम इसको हटाएं। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि कोई व्यक्ति है पूरे बंगाल में जो हमें ये सारे प्रोविज़न दे सकता है, और अगर जो व्यक्ति हमें प्रोविज़न दे देगा तो हम उसको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो उसी समय काफ़ी चतुर और काफ़ी चालाक मीर कासिम नाम का एक व्यक्ति आया। वो अंग्रेज़ों से बोलता है कि भाई आप हमको बना दो, हम आपको ये सारी चीज़ें मुफ्त में दे देंगे। ऐसा नहीं था कि मीर कासिम को ये चीज़ें नहीं पता थी कि वास्तव में अंग्रेज़ किसी के सगे नहीं हैं, लेकिन उसे ये ज़रूर पता था कि हम जब शासन में जाएंगे तो इसको पूरी तरीके से बेदखल कर देंगे, अर्थात अंग्रेज़ों को संतुलित कर सकेंगे। और वही बात, एक बार नवाब बन जाए तो क्या दिक्कत है। तो नवाबियत के चक्कर में उसने उनको सारे प्रोविजंस कर दिए, और उसी के संदर्भ में एक संधि होती है, और उस संधि में वो सारी ट्रीटियाँ पूरी तरीके से लिखित में दे देता है अंग्रेज़ों को कि जब हम नवाब बन जाएंगे तो हम आपको ये सारी सुविधाएं प्रदान कर देंगे। समझ गए? यहाँ तक कि आप स्टोरी बेसिक रूप से समझ गए। अब हम इनको डिटेल बाय डिटेल देख लेते हैं। हालांकि हमने आपको पढ़ा पूरा दिया एक तरीके से बक्सर के पहले की पृष्ठभूमि। क्लियर? तो अब देख लेते हैं कि प्लासी विजय के बाद कंपनी को राजनीतिक, सैनिक तथा व्यापारिक भूमिका निभानी थी, जिस कारण उसका उत्तरदायित्व तो बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए उसकी धन की अभिलाषा भी बढ़ रही थी, और इस धन की अभिलाषा को पूरा करने में हुआ क्या कि ऑलरेडी मीर जाफ़र के ऊपर कंपनी का लगभग 25 लाख से ज़्यादा रुपया बकाया हो गया। अब ये क्यों हुआ आप बताइए? जब कंपनी से मीर जाफ़र ने हर तरीके की वसूली कर ली तो बंगाल कोई सोने की मुर्गी थोड़ा ना थी। बंगाल में जितना ही उत्पादन होगा उतना ही तो रेवेन्यू दे पाएगा, और जो रेवेन्यू उसको मिलता था उसको आपने ब्लॉक कर दिया। समझना, जो रेवेन्यू मिलता था उसे आपने ब्लॉक कर दिया, जो रेवेन्यू था उससे आपने पूरा वसूल लिया। तो अब राजा की स्थिति क्या होगी? आपसे ही कर्जा लेगी। आप एक तरीके से ये सोचो, राजा का ही पैसा राजा को ही कर्जे के रूप में मिलने लगा। मतलब कंपनी से ज़्यादा दिमागी, बिल्कुल आप समझ सकते हो, ठग होते हैं। तो वही सबसे बड़ी ठग थी कंपनी, कि उसने राजा के ही पैसे से राजा को ही उधारी बना दिया, और राजा से ही कहा कि आप अब हमें चुकता करो। इसीलिए वो अंग्रेज थे। क्लियर? फिर आती है कि क्लाइव की जगह उस समय हालवेल व वेंसीटाट गवर्नर होकर आए। कई बार आपसे प्रीलिम में प्रश्न पूछा जाता है पीसेस वगैरह में कि बक्सर के युद्ध के समय क्या क्लाइव गवर्नर था? तो बिल्कुल भी नहीं, वेंसीटाट था। क्लियर? तो क्लाइव की जगह गवर्नर भी बदल जाते हैं। तो मीर जाफ़र किससे अपनी मिन्नतें करता? आप सोचो कि मीर जाफ़र ने सबसे ज़्यादा गिफ्ट किसको दिया था? सबसे ज़्यादा जमींदारी किसको दी थी? क्लाइव को, ताकि क्लाइव तो उसके पक्ष में रहे। लेकिन जब क्लाइव ही चला गया और हालवेल और वेंसीटाट आ गए और ये चाहते थे और इनको भी वैसा ही मिले, वही होता ना, एक बार जब आप किसी लालच की लत लगा दो तो लोग फिर ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। तो उसी डिमांड को हालवेल ने और वेंसीटाट ने शुरू की। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी शिवाजी द बॉस, उसमें क्या होता है कि जब वो प्रोजेक्ट के लिए जाता है तो पहले एक मंत्री को खिलाता है रिश्वत, उसको जब खिला देता है तो मंत्री ही बदल जाता है, तो फिर दूसरा मंत्री मांगता है, तो वो भी परेशान हो जाता है अंत में। तो वही स्थिति यहाँ पे थी कि पहले इसको खिलाया कि प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाए, फिर इनको खिलाने लगा तो ये बोले कि आपने पहले वाले खिलाया था, हमको थोड़ा ना, इसलिए हमको अब चाहिए। अब कंपनी को ये लगने लगा कि ये चीज़ें तो मीर जाफ़र फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, अर्थात 25 लाख रुपए तो छोड़ो, वो 25 रुपये भी हमें नहीं दे पाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको अब यहाँ से भगा देते हैं, इसको हम अपदस्थ कर देते हैं बंगाल की नवाबियत से, और किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जो हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दे। अब मनोकामनाएं पूरी करने से पहले, किसी को छोड़ने से पहले, आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हो ना। जैसे आपको अगर किसी को छोड़ना हुआ तो किसी पर कोई ब्लेम तो लगाओगे ना, और ऐसा ब्लेम लगाओगे जो पूरी तरीके से आपकी नज़र में तर्क संगत लगे और दुनिया उसको तार्किक रूप से देखे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आरोप ये लगाया कि मीर जाफ़र ने डचों के साथ सहयोग लेकर, और उस समय के जो सुल्तान था, उस समय का जो मुग़ल राजकुमार था अली गौहर, जिसे आप बाद में पढ़ते हो शाह आलम द्वितीय,
जो कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ में मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध करता है। तो इन तीनों के एक ग्रुप ने मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई की शुरुआत की, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इन तीनों को तो छोड़ो, पहले उसने डचों को ही हरा दिया कि तुम क्यों जाकर चचा बन रहे थे कि नहीं हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो डचों को जब परास्त कर दिया बेदरा के युद्ध में, तो डचों की स्थिति भारत से पूरी तरह खत्म हो गई। अब बचे ये दोनों इतने महत्वाकांक्षी थे नहीं कि उनको अच्छे से पता था कि कंपनी के पास जो टेक्निक है युद्ध करने की, उसके पास जो कुशल सैनिक हैं, उनको हम पराजित नहीं कर सकते। डचों का इसलिए सहयोग लिया था क्योंकि डच वास्तव में नौसैनिक दृष्टि से अंग्रेजों को पराजित कर सकते थे, और डचों के अंदर भी उतनी ही महत्वाकांक्षा थी जितनी मीर जाफर के अंतर्गत। तो दो की जब महत्वाकांक्षा मिलती तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को चुनौती दी जा सकती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मीर जाफर ने जो ग्रुप बनाया वो पूरी की पूरी तरह से असफल हो गया, और जब असफल हो गया तो उसे अपदस्थ कर दिया गया। और अपदस्थ करने के बाद ये सोचा गया कि आखिरकार कौन कंपनी को ये सारा धन, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी। तो उस समय एक व्यक्ति सामने आया जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ने कहा कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में मैं आपको वो सारी रियायतें प्रोवाइड करूँगा जो हम किसी एक संधि के अंतर्गत करेंगे। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि बार बार मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ कि संधि के अंतर्गत। वास्तव में इस संधि के उल्लंघन पर ही मीर कासिम बक्सर के युद्ध की ओर उन्मुख होता है। इसीलिए मैं बार बार इस संधि वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस संधि के वर्ड से ही आप एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो कि आखिरकार मीर कासिम दोषी था या फिर उस समय कंपनी दोषी थी। क्लियर? तो आप ये चीज़ समझ गए। तो हुआ क्या कि कंपनी ने कहा ठीक है, आप जब ये कह रहे हो कि आप किसी भी परिस्थिति में हमें धन दे सकते हो तो हम आपको नवाब बना देते हैं। और कंपनी के साथ उसने 1760 में क्या की, एक संधि की। 1759 में कौन सा युद्ध हुआ था? डचों के साथ में बेदरा का युद्ध। क्लियर? और 1760 में उसने एक संधि की। इस संधि के जो प्रोविजंस थे वास्तव में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि जब आप कभी कोई प्रश्न लिखोगे कि आखिरकार दोषी कौन था बक्सर की लड़ाई के लिए, क्या कंपनी दोषी थी या फिर मीर कासिम दोषी था, तो इनको आप तथ्य और तर्क के रूप में उपयोग करके अपने उत्तर को अच्छे से अंतर्ग्रंथित कर सकते हो। तो पहला प्रोविज़न ये था कि कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के जिले देना स्वीकार करने की बात की गई। क्लियर? दूसरा प्रोविज़न था कि सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होगा। तीसरा प्रोविज़न था कि कंपनी को दक्षिण में अभियानों के लिए 5 लाख रुपया भी देगा। दक्षिण में अभियान का मतलब क्या? जैसे फ्रांसीसियों को पराजित करना है तो उनको पराजित करने में कंपनी को 5 लाख रुपया बंगाल का नवाब देगा। आप सोच सकते हो कि ये पैसा वास्तव में उस समय कंपनी की फ्रांसीसियों के ऊपर विजय में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। समझ गए? तो ये जो 3 प्रोविजंस थे, ये प्रोविज़न वास्तव में मीर जाफर देने को तैयार नहीं था। वास्तव में देने को तो ये भी नहीं तैयार था, लेकिन इसने सोचा कि ये 3 प्रोविजंस देकर बाकी तो प्रोविज़न हमारे अंतर्गत ही रहेंगे ना। आप देखिएगा, फिर कंपनी ने ये भी कहा कि कंपनी के जो मित्र होंगे और जो शत्रु होंगे वो आपके भी मित्र होंगे और आपके भी शत्रु होंगे। अर्थात अगर कंपनी ने हैदराबाद के नवाब के साथ मित्रता की है तो आप भी हैदराबाद के मित्र हुए, आप उसके शत्रु नहीं होंगे। और आप देखिएगा कि वास्तव में जब आप रिंग फेस की पॉलिसी पढ़ते हो या जब आप सहायक संधि को पढ़ोगे, हम आपको पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए, जब विजय के अंतर्गत जो नीतियाँ अपनाएंगे उसे पढ़ेंगे तो देखना कि वहाँ पर जब टीपू सुल्तान को, या आप कह सकते हो कि जब मैसूर को पराजित करना था तो वास्तव में यही संधि अपनाई गई हैदराबाद के साथ में। क्लियर? फिर है एक दूसरे के आसामियों को, आसामियों का मतलब होता है व्यापारी। कहा नहीं जाता है कि वो मोटा काफ़ी आसामी है, मतलब वो काफ़ी मोटा आसामी है, यानी कि काफ़ी पैसे वाला है। तो एक दूसरे के आसामियों को अपने प्रदेश में बसने की अनुमति होगी। अर्थात चाहे हमारे प्रदेश में रहने वाला, हमारे क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति आपके यहाँ रह जाए या आपके यहाँ का रहने वाला कोई व्यक्ति
फोर्ट विलियम की बस्तियों में आकर रह ले। क्लियर। आपको पता है फोर्ट विलियम कितने से मिलकर बना है? 3 से, सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुरी। क्लियर। तो आपको ये सारी चीज़ें याद हैं। चलिए, अंतिम पॉइंट है कि कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा नवाब को सैनिक सहायता देगी। वास्तव में जो कंट्रोवर्सी होती है ना, वो इसी इशू को लेकर होती है, क्योंकि कंपनी आंतरिक मामलों में दखल करने लगती है। और इसी चीज़ की जब कंप्लेन लेकर मीर कासिम जाता है कलकत्ता काउंसिल के पास, तो कलकत्ता काउंसिल उसकी बात को नहीं मानती है। और जब उसकी बात को नहीं मानती है तो मीर कासिम के पास केवल और केवल अंतिम विकल्प बचता है कि अब कंपनी के शासन को भारत से समाप्त करो। क्लियर। लेकिन कंपनी के शासन को भारत से समाप्त करो, ये तो अंतिम उद्देश्य था। प्रथम उद्देश्य ये था कि उसको आंतरिक रूप से परेशान ना करो। क्लियर। इसलिए आप देखिए कि क्या हुआ कि मीर कासिम जब नवाब बन गया संधि के बाद, तो उसने भी वही ड्रामा किया, कंपनी को पुरस्कृत किया, 5 लाख दिए वेंसीटार्ट को, हालवेल केलॉट के दिए 2 लाख रुपए, अन्य को दिए 7 लाख, 2,70,000 दिए हॉलवेल को। इस तरीके से उसने टोटल 17 लाख रुपए दे दिए इन लोगों को कि आप एक काम करिए कि आपको जो लॉस हुआ मीर जाफ़र के संदर्भ में, या कुछ दिनों तक तो मीर जाफ़र ने जो पैसा आपको सोने के मुर्गी के अंडे की तरह नहीं दिए, वो हम आपको दे देते हैं। लेकिन इस लेकिन का बहुत बड़ा मतलब है। इस लेकिन का मतलब ये है कि पैसे तो दे दिए, लेकिन वो अली वर्दी खां के दिमाग से ही चल रहा था। मतलब वो ये जानता था कि ये जो अंग्रेज है ना, इनको छेड़ना नहीं चाहिए और ये वास्तव में अपने हित में ही काम करते हैं। अतः वो जब फौजदार था पूर्णिया और रंगपुर का, तो वो समझ चुका था कि हमें अंग्रेज़ों से इन फ्यूचर कैसे निपटना है। और इसीलिए जब वो नवाब बना तो उसने कई सारे ऐसे एक्टिव काम किए जो अंग्रेज़ों को भी परेशानी में डाल दिए। पहला उसने काम क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर वास्तव में कहाँ पे? ये बिहार का क्षेत्र है। क्लियर। तो आप हमेशा पढ़ते हो ना मुंगेर के बारे में, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे यहाँ पे आज भी बंदूक बनाने का कारखाना है, यहाँ पे कई सारी बंदूकें बनती हैं। क्लियर। तो ये वास्तव में उसी समय का कारखाना है जो उस समय मीर कासिम ने यहाँ पे लगाया था। क्लियर। ये देखिए मुंगेर का एरिया है, समझ गए, बिहार में है। तो आपने ये चीज़ देख ली। अब बात आती है मुंगेर के बाद उसने अंग्रेजों का हस्तक्षेप व षड्यंत्र से बचा रहे। आप बताइए, जब कल आपने ये देखा था कि कलकत्ता के पास में ही तो था मुर्शिदाबाद। क्लियर। ऐसे आप समझो कि कलकत्ता के पास में ही था क्या? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। क्लियर। ये देखिए ये था आपका मुर्शिदाबाद, समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए ये था आपका मुर्शिदाबाद। क्लियर। और मुर्शिदाबाद के पास में ही था कलकत्ता। अब ये आपका मुर्शिदाबाद है। क्लियर। यहीं पे नज़दीक में ही है कलकत्ता। तो क्या था कि कलकत्ता वास्तव किसका अधिकार क्षेत्र था? कंपनी का, यानी कि फोर्ट विलियम का। तो वो ये डरता था कि अगर हम कंपनी के नज़दीक में रहे तो कंपनी हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकती है और कभी भी हमें दबा सकती है। ये देखिए प्लासी उस समय का। क्लियर। कलकत्ता आपको मिला, एक मिनट, हाँ ये देखिए ये वेस्ट बंगाल है आपका, दुर्गापुर है, ये कोलकाता है, यहाँ पे था आपका मुर्शिदाबाद। क्लियर। तो आप समझ सकते हो कितने नज़दीक थे। तो इस नज़दीकी को दूरी में बदलने के लिए, क्योंकि राजधानी अगर दूर होगी तो राजा को काफ़ी सहूलियतें होती हैं, समझ गए, तो उसने ये चीज़ की। साथ ही उसने क्या किया, अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पे किया। यूरोपीय पद्धति पर गठन करने का क्या मतलब होता है? यूरोपीय पद्धति पर गठन करने का मतलब ये होता है कि सेना को एक ट्रेनिंग के तहत गुजारा जाए, अर्थात सेना में पूरी तरीके से डिसिप्लिन को इनकलकेट किया जाए। उसमें किसी तरीके का हुड़दंग या किसी को भी भर्ती कर लेने वाली प्रवृत्ति ना हो। उनकी अपनी एक ड्रेसअप हो, उनका एक रूट हो, उनकी एक तरीके के नियमावली हो कि आपको कैसे रहना है, कैसे बंदूकें चलानी है। ये सारे प्रोविजंस उस पर निहित होते हैं। मुंगेर में उसने तोपखाना लगाया, बंदूक बनाने का भी कारखाना लगाया, अली गौहर से बचाव किया। अब बताइए अली गौहर कौन था? शाह आलम द्वितीय। इससे बचाव क्यों किया? क्योंकि अली गौहर की और मीर कासिम की नहीं पड़ती थी। ये बात अलग है कि बाद में जब उसको इसकी ज़रूरत पड़ी तो जाकर अपना एक ग्रुप बनाया। यही चीज़ें होनी भी चाहिए थी। जैसा कि आप जब
मैसूर के संदर्भ में पढ़ते हो तो टीपू सुल्तान की फेलियर को यहीं से देखा जाता है कि वो मराठों से और हैदराबाद से नहीं जुड़ पाया। क्लियर। नेपाल में वो विस्तार करना चाहता था, क्यों? क्योंकि उसकी सीमा आप देख सकते हो वास्तव में नेपाल से मिल रही थी, तो वो ये चाह रहा था कि जो बिहार का रीजन है वास्तव में नेपाल से भी मिल जाए। क्लियर। ये काठमांडू नेपाल आप देख रहे हो ना, तो इस चीज़ की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा था कि हम ऊपर की ओर बढ़ें ना कि नीचे की ओर। लेकिन वहाँ पर भी कई सारे ऐसे जमींदार थे जैसे राम नारायण विरोधी, राम नारायण उसका नाम था, वो नहीं चाहता था कि मीर कासिम सत्ता का अधिकारी बने। देखिए ये स्टोरी आपको इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। पढ़ाना होता तो मैं डायरेक्ट आपको बक्सर का युद्ध पढ़ा देता, काम खत्म हो जाता, लेकिन मज़ा नहीं आता। समझ गए? तो आपको बस ये स्टोरी समझनी है, लिखनी कहीं पे नहीं है। वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, ऐसे प्रश्न इससे पूछेगा नहीं। हाँ, आप एक दो लाइन बता सकते हो कि उसकी महत्वाकांक्षा, कंपनी की महत्वाकांक्षा को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए ऐसी ऐसी सिचुएशन बनी। क्लियर। उसने क्या किया, राम नारायण ने, जब मीर कासिम ने उससे कहा कि आप हमारी इनकम का पूरा ब्यौरा दें, तो उसने कहा बाबूजी ब्यौरा हम नहीं दे सकते, हमारे पास इतना लिखा पढ़ी में टाइम नहीं है। मतलब क्या था? मतलब ये था कि वो वास्तव में भ्रष्टाचार कर रहा था, वो राज्य के राजस्व की इनकम को छिपा रहा था। तो उस इनकम के छिपाने के एवज में मीर कासिम को लगा ये हमारे लिए खतरा बन सकता है और कभी भी अपने आप को उस सूबे का पूरी तरीके से स्वतंत्र कर सकता है। तो उस स्वतंत्रता से उसकी महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए उसने कंपनी के साथ में मिलकर उसको मरवा दिया, और जब उसको मरवा दिया तो वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। अब जब दूसरे को नियुक्त कर दिया तो उसे ये लगा कि मुझे पैसे की तो सख्त ज़रूरत है, तो उसने कुछ नियम बनाए। नियम ये बनाया कि जो भी टैक्स चुराएगा उसको हम दंड देंगे, जो भी टैक्स में कमी आ रही है उसके लिए हम सरप्लस या सरचार्ज लगा रहे, यानी कि 3/22 भाग पे उसने खिजरी नामक एक नया कर लगाया जो कि जमा शुल्क होता था कि हर व्यक्ति को इतना पैसा आकर हर महीने देना ही देना है। और इन सारे सुधारों को देखकर, क्योंकि इकोनॉमिक व्यवस्था तो उस समय खराब ही थी, इन सारे सुधारों को देखकर उस समय के जो लेखक थे गुलाम हुसैन, इनका नाम आपने पहले भी पढ़ा था, जो ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में थे, तो इन्होंने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्खरीन में तारीफ की कि वास्तव में मीर कासिम अपने पूर्व के शासकों की अपेक्षा काफ़ी योग्य शासक था और उसने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए वो वास्तव में उसकी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। क्लियर। और किंतु कंपनी उसे भीरू समझती थी। भीरू का क्या मतलब? भीरू का मतलब मैंने आपको एक बार और पढ़ाया था जब मैंने आपको मेटरनिक से संबंधित पर्सनैलिटी सीरीज करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था क्लांत एवं भीरू प्रवृत्ति का व्यक्ति ही उस युग के लिए सबसे योग्य था। तो इसका मतलब ये होता है आलसी और मक्कार। मतलब कंपनी को लग रहा था कि ये केवल हमारा अनुयायी है, ये कुछ नए रिफॉर्म वगैरह नहीं करेगा, ये वही करेगा जो हम चाहेंगे। क्लियर। तो लेकिन वो भीरू था नहीं, वो भीरू ना होकर बल्कि महत्वाकांक्षी शासक था। और महत्वाकांक्षी उसका इसलिए नहीं थी कि वो कंपनी को परास्त करना चाहता था, बल्कि वो बंगाल का डेवलपमेंट करना चाहता था। और इसी कारण जब कंपनी को लगा कि ये भीरू ना होकर ये हम महत्वाकांक्षा को पाल रहा है, तो दोनों के मध्य टकराव हुए। और उन टकराव को लेकर वेरेलेस्ट नाम के उस समय के हिस्टोरियन ने, या आप कह सकते हो उस समय के गवर्नर ने, अपनी एक पुस्तक लिखी, द ईस्ट ऑफ इंडिया राइज एंड फॉल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। ये नाम आपको याद नहीं रखना है। क्लियर। बस आपको ये समझना है कि हाँ एक कोई उन्होंने बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने दो कारण बताए। पहला ये बताया तात्कालिक कारण, दूसरा बताया वास्तविक कारण। तात्कालिक कारण में उन्होंने बताया कि आंतरिक व्यापार ने मीर कासिम को ऐसा करने के लिए मजबूर किया, लेकिन वास्तविक कारण में उन्होंने बताया कि वास्तव में अब उसके अंदर भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो चुकी थी। अतः अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तृप्ति के लिए, अपने आप को उससे तृप्त करने के लिए उसको युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। क्लियर। अवश्यंभावी का मतलब कि उसे करना ही था युद्ध, आज नहीं तो कल करता। क्लियर। इसी चीज़ को देखते हुए वो आगे एक लाइन लिखते हैं जिस पे प्रश्न बन सकता है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान पे रखना चाहिए। कि कहता है कि ये असंभव था कि मीर कासिम अपनी सरकार की नींव हमारे समर्थन पर ही निर्भर रहने दे।
आत्मरक्षा ने उसे स्वाधीनता की ओर खींचा। ऐसे प्रश्न काफ़ी डेप्थ में पूछे जाते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में, और जब आप टेस्ट सीरीज हमारे साथ करेंगे 30 जून से मेंस के लिए, तो वहाँ पर हम आपको ऐसे ही प्रश्नों के साथ में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए सरल सरल तो सबको आता है, बैक ईयर तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन इन फ्यूचर में आने वाले प्रश्नों पे कौन कमांड बना सकता है, ये श्रेष्ठता को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाला एक साधन होता है। क्लियर? तो हम वैसे ही कराएंगे। फिर डॉक्टर चटर्जी भी लिखते हैं कि निजी आंतरिक व्यापार पर लगे करों का झगड़ा इस लड़ाई का केवल एकमात्र अथवा प्रमुख कारण नहीं था। जब उसने युद्ध की इच्छा की तो उसके संकल्प भिन्न थे। मतलब क्या है? मतलब यही है कि आंतरिक व्यापार तो केवल एक बहाना था या केवल वो एकमात्र कारण था। जब उसने युद्ध किया तो वास्तव में वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। उसके संकल्प अलग थे, उसके विश्वास अलग थे, उसके जीतने की अभिलाषा अलग थी, और उस अभिलाषा को विजयी के रूप में परिणत करने के लिए उसने न केवल अवध के नवाब का साथ दिया बल्कि बंगाल के मुगल शासक का साथ लेकर वो चाह रहा था कि पूरी तरीके से भारत से अंग्रेजों की सत्ता की समाप्ति की जाए और फिर से एक नए भारत का निर्माण किया जाए। नए भारत का मतलब उस समय का बंगाल, उस समय का वो भारत जो मुगलिया सल्तनत के अधीन हुआ करता था। समझ गए? तो आप ये बातें देख लिया। इसी चीज़ को हम इनकोड करेंगे प्रश्नों को। परेशान मत, तो ये हर एक लाइन को हम काफ़ी डिटेल से करेंगे। वैसे आप देखना चाहो तो हमने कर ही दिया है, लेकिन इनको हम मौलिक प्रश्नों की श्रेणी में जब अपने पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 में डिस्कस करेंगे तो वहाँ इन लाइन्स को भी हम अपसेट कर लेंगे। फिर बात आती है कि मीर कासिम राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये चाह रहा था, मैं यहाँ पे फिर से आपको कंक्लूड कर दूँ कि मीर कासिम राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयास नहीं कर रहा था। कई सारे लोग ये कहते हैं कि मीर कासिम ने राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयास किया इसीलिए वो युद्ध करना चाहता था, लेकिन स्मरणीय हो कि उसने जो संधि की थी, संधि कब की थी? 1760 में। और उस संधि में उसने क्या कहा था कि हम कंपनी को 3 जिलों की, अर्थात जो 3 जिले थे वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, यहाँ की जो जमींदारी है वो हम उनको दे देते हैं। साथ ही सोरा और चूना के व्यापार में जो आधा हिस्सा था सिलहट के क्षेत्र में, वो भी हम दे देते हैं। तो क्या उसने इन क्षेत्रों की, इन जिलों की सूबेदारी या इन जिलों की जमींदारी कंपनी से वापस ली? तो नहीं ली। अर्थात अगर कंपनी से वो रियायतें वापस ले लेता तो हम कह सकते थे ये उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयास था। अपितु उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कंपनी की शक्ति को बढ़ने नहीं देना चाहता था और ना ही वो अपनी शक्ति को कम होने देना चाहता था। मतलब क्या है? वो ये चाहता था कि जो संधि थी हमारी 1760 में, जो आपने हमसे प्रॉमिस किया था शासन की सत्ता संभालने से पहले, उन संधियों का पालन करें। और आपको पता है कि अंग्रेज कोई गीता में या कुरान में या श्रीमद् भागवत में या बाइबिल में हाथ रखकर तो कसम खाए नहीं थे, और खाए भी होते तो वो तो पलटू आदमी थे। तो वो कैसे समझ सकते हैं कि संधि का मतलब व्यक्तित्व के मूल्यांकन से होता है? तो वो उन संधियों से पलट गए, क्योंकि संधियां उन अपनाना और संधियां ना अपनाना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था औपनिवेशिक शोषण को प्रमोट करना, और उस शोषण को प्रमोट करने के लिए किसी के सामने विनती करना पड़े तो करो, किसी के सामने संधि करना पड़े तो वो करो, और अगर संधि तोड़ना पड़े तो उसे भी तोड़ दो। मतलब जीतने के लिए कुछ भी करो, लेकिन करो जरूर। क्लियर? तो ये कंपनी की स्थिति थी। तो इस कंपनी ने किया क्या? अर्थात जब राजनीतिक स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा नहीं थी मीर कासिम के अंदर, तो फिर समस्या कौन सी थी जिस कारण उसने युद्ध की ओर प्रमोट हुआ? तो समस्या ये थी कि कंपनी के अधिकारी आंतरिक व्यापार में भ्रष्टाचार को प्रमोट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि जो दस्तक था, दस्तक क्या था? एक लाइसेंस था। लाइसेंस किस चीज़ का? व्यापार का। अर्थात उस दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। ये बात ठीक है कि दस्तक का दुरुपयोग तो सिराजुद्दौला के समय से शुरू हो गया था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में बढ़ोतरी तब हुई जब कंपनी को बंगाल की नवाबियत में कठपुतली दबाव मिल गया कि अब तो कोई टोकने वाला नहीं है। यानी कि जिन पापों के लिए हमने आपको यहाँ पे बैठाया है, या जिन पापों को देखने के लिए हमने आपसे कहा है
कि आप अपनी आँख में धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध लें तो उन पट्टी को आप बांधे रखें। भले ही दुशासन कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपको कुछ नहीं बोलना है। आप बस ये सोचो कि आप भीष्म की तरह अपने उस राजवंश की, उस कुल की प्रतिज्ञा से बंधे हो। समझ गए कि कोई भी गद्दी पर बैठेगा मुझे उसकी रक्षा करनी है। लेकिन वास्तव में मीर कासिम कोई भीष्म नहीं था कि जो एक प्रतिज्ञा के बल पे पूरे कुल को महाभारत की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दे। उसने सोचा कि महाभारत होने से पहले क्यों ना हम इनको ही इस भारत से ख़त्म कर दें, क्यों ना हम इनको इस भारत से ही बाहर कर दें। और इनको इस भारत से बाहर करने के लिए उसने अवध के नवाब का, शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल बादशाह का सहयोग लिया, कोशिश की, लेकिन वो पराजित हुआ। क्लियर। इससे पहले हम ये देख लें कि दस्तक के दुरुपयोग को तो हमने देख लिया। इसके अलावा क्या होता था कि जो कंपनी के एजेंट हुआ करते थे, वो जो गुमास्ते हुआ करते थे, गुमास्ते मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो उनके एजेंट का मतलब जो दल, पूरा काफिला, वो क्या करता था, वो आम जन को परेशान करते रहते थे। जैसे कई बार आपने घटनाएं सुनी होंगी, कभी आप मॉडर्न इंडिया की कुछ हिस्ट्री पढ़ना, खासतौर पर वुमेन्स को लेकर, तो उस समय अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा हिंदू महिलाओं के साथ में अत्याचार किए। तो उन चीज़ों से क्या हुआ कि उस राज्य में अराजकता फैल गई। साथ ही कई सारे अधिकारियों को, जो मीर कासिम के अधिकारी होते थे, जब वो इस चीज़ का बचाव करते थे तो उनको भी वो बंदी बना लेते थे। और बंदी क्यों बना लेते थे? क्योंकि तुम होते कौन हो? हम तो कंपनी के आदमी हैं, हम फला सरकार के आदमी हैं, तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे खिलाफ बोलने की? और अगर तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। और तुम्हारा नवाब तो हमारा कठपुतली है, वो क्या कर सकता है? समझ गए? मतलब ऐसी स्थितियां पनपाने लगे। तो आप बताइए कब तक कोई सत्ता पे बैठकर मूक दर्शक बना रहेगा? इसीलिए उसने विरोध किया। क्लियर। जब वो देखा कि कंपनी अब इन लोगों को दंड भी देने लगी, जबकि दंड का अधिकार किसे था? आपने पढ़ा था ना कि आंतरिक रूप से आप दखल नहीं करेंगे। तो आंतरिक रूप से दखल का मतलब ही था कि अगर आप दंड दे रहे हो, हमारी आम जनता को दंड देने का अधिकार हमें है, ना कि आपको। यानी कि आप अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रबल कर रहे हो अपनी, और हमारी महत्वाकांक्षा को आप डाइल्यूट कर रहे हो। तो हम ये कहीं से स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न आए तो आप बता सकते हो कि वास्तव में गलती किसकी थी? मीर कासिम की ना होकर कंपनी की थी। मीर कासिम तो ऑलरेडी उन संधियों का ही अक्षरशः पालन कर रहा था, और उन संधियों का अक्षरशः पालन होने के लिए ही वो गया था कंपनी के पास कि आप भाई साहब ऐसा गलत मत करिए। लेकिन कलकत्ता काउंसिल ने उसकी बात ही नहीं मानी। समझ गए? तो मीर कासिम की इच्छा की अदालतों के अधीन कार्य हो, अतः स्वतंत्रता के प्रश्न पर टकराव नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक व कानूनी अधिकारों के दुरुपयोग से हुआ। कई बार आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध स्वतंत्रता के प्रश्न पर नहीं, बल्कि राजनीतिक व कानूनी अधिकारों के दुरुपयोग का परिणाम था। तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको ऐसे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वास्तव में राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग कैसा था कि कानून में वो दखल करने लगे। कानूनी अधिकारों का कैसा था? क्योंकि वो दंड के प्रोविजंस अपनाने लगे। स्वतंत्रता का क्यों नहीं था? क्योंकि उसने संधियों के अंतर्गत दिए गए क्षेत्रों और दिए गए विषयों से किसी भी तरीके की अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। क्लियर। दस्तक का दुरुपयोग किया, जो कि राजनीतिक दुरुपयोग था। तो आप ऐसे इस चीज़ का एग्जाम्पल के रूप में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। समझ गए? फिर आता है दस्तक का दुरुपयोग हुआ कैसे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आखिरकार दस्तक का दुरुपयोग हुआ कैसे। दस्तक का दुरुपयोग ऐसे हुआ कि दस्तक दिया किसे जाता था? कंपनी को। लेकिन अब हुआ क्या? लोग निजी व्यापार करने लगे। जैसे कंपनी का एक पूरा बोर्ड होता था। क्लियर। बोर्ड में मान लो 60 मेंबर हैं। क्लियर। तो पहले वो 60 के 60 मेंबर किसके लिए काम करते थे? 60 के 60 मेंबर काम करते थे उस कंपनी के लिए। सपोज कीजिए जैसे हमारा ग्रुप इस समय 100 प्लस का है। क्लियर। इस 100 प्लस में एडमिनिस्ट्रेशन का राइट सिर्फ मुझे है। क्लियर। कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, और किस तरीके से कंटेंट डालना है, किस तरीके से नहीं डालना है। अब कल से अगर यहाँ के सारे MCQ कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी शेयर करने लगे, समझना, 100 के 100 लोग अगर यहाँ के MCQ अलग अलग चैनल पर अगर शेयर करने लगो आप लोग, क्लियर, तो क्या होगा? इससे मेरा नुकसान होगा।
क्यों? क्योंकि लोग तो अपना चैनल बनाकर उस पर शेयर करने लगेंगे कि हाँ ये मेरा एमसीक्यू या मेरा एमसीक्यू है, तो लोग मेरे चैनल पर नहीं आएंगे। और जब मेरे चैनल पर नहीं आएंगे तो मेरी जो जिज्ञासा है कि मैं किसी न किसी को फ्री में पढ़ा सकूं तो वो नहीं पढ़ा पाऊंगा, अर्थात मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। ये बात अलग है कि पैसे का फील्ड अलग होता तो वो एक अलग चीज़ होती। क्लियर? तो वही चीज़ थी वहाँ पे कि जब हमने आपके लिए ये सुविधा दी है तो आप किसी और को ना दें, वो पैसे का संबंध था, इसलिए इंडिविजुअल के लिए थी। हमारी तो फ्री है, आप किसी को भी शेयर करो, कितना भी शेयर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वास्तव में हमारा उद्देश्य है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में शामिल हो सकें। समझ गए? फिर आता था वो भारतीयों को भी बेच देते थे। आप सोचो कि पहले जो भारतीय नवाब से खरीदते थे दस्तक, अब वही दस्तक किससे खरीदने लगे? अंग्रेजों से। अंग्रेज उनको सस्ता देते थे। तो बताइए, रेवेन्यू क्या राजस्व नवाब के कोष में जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब नवाब के कोष में राजस्व नहीं जाएगा तो राजस्व की हानि हुई ना नवाब को, और इस हानि से क्या वो सत्ता का संचालन कर पाएगा? आप जानते हो, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि R5 की थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि राजा को अगर मजबूत होना है, उसके राजत्व को अगर मजबूत होना है तो राजस्व का मजबूत होना जरूरी है। और राजस्व अगर मजबूत है तो राज्य अधिकारी ज़्यादा होंगे और उसका राज्य में विस्तार होगा। और अगर राजस्व ही नहीं होगा तो ये चारों के चारों कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? इसलिए हुआ क्या कि कंपनी को नवाब ने कहा कि आप दस्तक का दुरुपयोग मत करें, आप एक काम करें कि आप हमें दस्तक के संदर्भ में केवल 9% टैक्स दे दें और फिर आप दस्तक का चाहे जैसे मर्जी आए उतना इस्तेमाल करें। लेकिन कलकत्ता काउंसिल ने उसके इस डिसीजन को नहीं सुना। कहा कि मेरे जो अधिकारी जो कर रहे हैं वो करने दो, तुम एक कठपुतली नवाब हो तो कठपुतली नवाब बने रहो। तुम्हें ये याद होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बनाया है, ना कि तुम मेरे यहाँ बने हो। तो इसलिए ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो, अगर नवाबियत चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ, मेरे आदमी जो कर रहे हैं करने दो, बस तुम मूक दर्शक बने देखते रहो। और अगर तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा प्रबल हो रही तो कल ही तुम्हारे लिए गाड़ी खड़ी है, यहाँ छोड़ो मुर्शिदाबाद और वापस अपने गांव चले जाओ। क्लियर? नवाब को लगा, अरे भाई इतनी बड़ी बेइज्जती, मैंने तो कोई काम गलत किया ही नहीं और आप ये कैसे सोच सकते हो? तो नवाब ने कहा ठीक है बेटा, तुम बड़े होशियार तो हम भी आपसे बड़े होशियार। उसने क्या किया, आंतरिक सभी कर ही समाप्त कर दिए। इस लाइन को ध्यान देना, उसने सभी के सभी आंतरिक कर ही समाप्त कर दिए, यानी कि किसी भी प्रकार का राज्य में कोई टैक्स नहीं। अब आप बताओ, अगर राज्य में कोई टैक्स नहीं होगा तो घाटा किसका होगा? नवाब का। यानी कि नवाब ने अपने आप को दांव पे लगाकर पूरी की पूरी कंपनी के सिस्टम को ही डामाडोल कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई टैक्स ही नहीं लेंगे तो आपके पास जो 500 रुपए के नोट रखे हुए हैं, क्लियर, तो 500 रुपए के नोट रात के 8 बजे के बाद जब चलेंगे ही नहीं तो चाहे जितने रुपए रखे हों आपके पास, आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो यही चीज़ उसने भी कर दी, जो मोदी जी ने की वही चीज़ उसने भी कर दी कि हम कोई भी अब टैक्स नहीं लेंगे। समझ गए? यानी कि हमने जो पैसा आपको आज से 170 साल से दे रखे थे, अब उस पैसे की कोई उपयोगिता भारत में नहीं है। यही चीज़ जब उसने कर दिया तो दिक्कत किसको हुई? दिक्कत हो गई कंपनी को। कंपनी को क्यों हो गई? क्योंकि कंपनी चाहती थी कि नवाब कोई टैक्स ना हटाए। क्यों? अगर नवाब टैक्स नहीं हटाएगा तो उसके जो 500 रुपए के नोट रखे हैं कम से कम वो तो चल जाएंगे। लेकिन जब नवाब ने वो 500 के नोट को इनवैलिड ही करार कर दिया, अर्थात उस दस्तक को ही इनवैलिड करार कर दिया कि बिना दस्तक के आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं पे भी व्यापार कर सकते हो, तो क्या हुआ? कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो गई। और जब कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई तो कंपनी को लगा कि ये हमारी प्रतिष्ठा पर एक सीधा सा हमला है और इस प्रतिष्ठा के हुए हमले का बदला हमें लेना है। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो। एक काम और हुआ था, कंपनी के अधिकारी क्या करते थे कि सस्ता माल खरीदते थे और जो व्यक्ति उस राज्य में उन्हें कच्चा सस्ता माल नहीं देता था तो उसे बलपूर्वक प्रताड़ित भी करते थे। तो बलपूर्वक प्रताड़ना से बचने के लिए भी मीर कासिम ने उनको हिदायत दी, लेकिन कलकत्ता के काउंसिल ने उनकी बात नहीं सुनी। तो आप ये देख सकते हो कैसे आंतरिक परिस्थितियों ने
मीर कासिम को इस बात के लिए प्रमोट किया कि अब आप बक्सर का युद्ध करें ही करें। क्लियर। इसीलिए डॉडवेल नाम के हिस्टोरियन लिखते हैं, देखो ये नाम आपको कभी याद नहीं रखने होते हैं, लेकिन अगर आपको ये याद हो जाए नाम तो आप यकीन मानिए कि आप 2 से 3 नंबर अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं अन्य की अपेक्षा, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल में आपसे इस बात की डिमांड होती है कि आपको एक तो नाम तो पता हो, जैसे सीले का स्टेटमेंट पता हो कि हमने संयोग से भारत को जीत लिया, जॉन सुलिवन का स्टेटमेंट पता हो कि हाँ हमने गंगा के मैदान से अच्छी अच्छी बालू को सोख लिया, आपको ये पता हो कि वास्तव में एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ध्वज पताका किसने कही थी, आंगियार ने और सर जोशुआ चाइल्ड ने। ये चीज़ें क्या करती है ना, ये आपको अंकों में बढ़ोतरी करा देती हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। क्लियर। तो आप देख सकते हो डॉडवेल ने क्या कहा। डॉडवेल ने कहा था कि वास्तव में जो युद्ध हुआ था ना वो परिस्थितियों के कारण हुआ था, न कि उद्देश्य से। अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछ ले कि बक्सर का युद्ध परिस्थितियों के कारण हुआ न कि उद्देश्य से, तो आप लिख सकते हो ना कि वो परिस्थितियां कौन सी थीं, राजनीतिक परिस्थितियां कौन सी थीं, आर्थिक परिस्थितियां कौन सी थीं। समझ गए कि कैसे आंतरिक रूप से उसे परेशान किया जा रहा था, किस तरीके से आर्थिक में राजस्व या दस्तक का दुरुपयोग उसको इस चीज़ के लिए बाधित कर रहा था। समझ गए। तो आप ये ऐसे कर सकते हो प्रश्न का उत्तर। हालांकि इसको हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। फिर आता है नवाब अपनी इच्छा से शासन चाहता था किंतु कंपनी विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए उस पर युद्ध थोप दी। मतलब क्या कि नवाब चाह रहा था कि आप उसके आंतरिक शासन में दखल ना दें, और दखल इसलिए भी ना दें क्योंकि आपने ट्रीटी में हमसे वादा किया था, और जब वादा किए हो कि हम प्यार करेंगे निभाएंगे तो फिर बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो वही चीज़ इन्होंने की। क्लियर कि वादा किया है फिर निभाना तो पड़ेगा, गाना भी आपने सुना होगा। लेकिन इन्होंने कहा बेटा वादा किया है निभाएंगे नहीं, क्योंकि हमें विशेषाधिकार चाहिए। हमने वादा आपसे इसलिए नहीं किया था कि हम आपका ज़िंदगी भर साथ देंगे, हमने वादा इसलिए किया था कि आप हमारे औपनिवेशिक शोषण को प्रमोट करने में सहायक बनोगे, बाधक नहीं बनोगे। क्लियर। तो जब उन्होंने बाधक बने तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है बेटा अब हमें तुमसे भी मुक्ति चाहिए। क्लियर। और मुक्ति के प्रयास में युद्ध का आरंभ होता है। अर्थात अंग्रेजों की अपेक्षा, हालांकि दुर्बल तो था, आप समझ सकते हो कि उस समय इतना परिपक्व नहीं था, और कंपनी को आप सोचो कि उस समय फ्रांसीसियों को भी ये पराजित कर चुके थे। सप्तवर्षीय युद्ध 1763 में समाप्त हो चुका था, और अब केवल और केवल एक ही दुश्मन था बंगाल में, अर्थात इनका साउथ इंडिया कवर हो चुका था। आप सोचो साउथ इंडिया कवर हो चुका, मैसूर अभी उतने शक्तिशाली हो नहीं पाए थे, हैदराबाद अभी लड़ने को तैयार नहीं था, बचा था कौन, केवल बंगाल। तो बंगाल को पराजित करना तो काफ़ी आसान था, इसलिए कंपनी ने अपनी पूरी की पूरी सेना, पूरी की पूरी शक्ति इस पर ठोक दी और इन दोनों को पराजित कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी पराजय में एक चालाकी हुई, वो अभी हम आपको बताएंगे। 1763 में युद्ध की शुरुआत होती है। क्लियर। और जब युद्ध की पहली शुरुआत 1763 में हुई अंग्रेजों के मध्य और मीर कासिम के मध्य, तो मीर कासिम भागकर चला गया अवध। एक युद्ध हो चुका था बक्सर के पहले, छोटी सी लड़ाई, तो उसमें मीर कासिम भागकर चला गया कहाँ, अवध। और जब अवध चला गया तो वहाँ के नवाब शहादत खां से और वहाँ के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से ये कहा कि एक काम करो, हम तीनों लोग मिलकर एक संघ बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस विखंडित राजतंत्र में इन्होंने संघ बनाया और उस संघ में ये तीनों आ गए। संघ बनाते हैं, संघ बनाकर इस कंपनी को बाहर भगाते हैं, और जब हम भगा देंगे तो बक्सर का युद्ध हम जीत चुके होंगे। क्लियर। लेकिन कंपनी सो कंपनी, कंपनी ने कहा बेटा ठीक है आपने ये 3 लोगों का संघ बनाया है, हम एक काम करते हैं, हम अवध के नवाब को अपने में मिला लेते हैं। और इसने अवध के नवाब से कहा कि देखो भाई तुम हमारा साथ दे दो, और तुम अगर हमारा साथ दे दोगे तो हम तुमको जो 1-2 क्षेत्र तुम्हारे पड़ोसी देशों के पास हैं, पड़ोसी रियासतों के पास हैं, वो हम तुम्हें जीत कर मुफ्त में दे देंगे। अवध के नवाब ने सोचा कि ये बात तो अच्छी है, फार्मूला भी अच्छा है। तो उसने कहा अवध के नवाब ने, भाई हम डायरेक्ट तो तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तो कंपनी ने कहा तुम एक काम करना ना, जब बक्सर का युद्ध हो और जब मीर कासिम सेना बुला रहा हो, जब तुम्हारी सेना भी पहुँचे और मुग़ल सम्राट की भी सेना पहुँचे, तो तुम अपनी सेना को लेट छोड़ना। लेट का मतलब बोलना कि हाँ हाँ आ रही परेशान ना हो। जैसे होता है ना शादियाँ जब होती हैं किसी की, तो उसमें कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनको पता होता है कि मार पड़ने वाली है, तो वो लेट आते हैं, बोलते बस मैं रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ। बेसिकली वो आना ही नहीं चाहते हैं। तो
तो वो यही बोलते रहते हैं, यही काम किया अवध के नवाब ने, अर्थात अपनी सेना की टुकड़ियों को भेजा ही नहीं। और कब भेजा? जब मीर कासिम और मुगल सम्राट को खूब पीटा गया, और पीट पीट के जब ये दोनों बैठे रहे तो इसके पास भेजी गई सेना कि हाँ बताइए मीर कासिम साहब अब क्या कर सकते हैं। तो मीर कासिम बोलता है बाबूजी इतना लेट कौन आता है। तो उसने बोला भाई साहब क्या करें, रास्ते में जाम था और रास्ते में कई सारे लोग मिल गए, खाना पानी भी करना था, समझ गए। तो ये बेचारा पराजित हो गया। अब पराजित होने के बाद कंपनी ने इन दोनों के साथ में संधि की, मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया और अपदस्थ करके इसे भगा दिया। बसते हैं अवध के नवाब और मुगल सम्राट। इनसे इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, इनसे इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। और इस तरीके से न केवल बंगाल विजित करते हैं, न केवल अवध विजित करते हैं, बल्कि दिल्ली तक में उनकी सीमाएं पहुंच चुकी होती हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि उस समय का जो भारत था वो वास्तव में लगभग दिल्ली तक अंग्रेजों की संप्रभुता पहुंच गई थी, अर्थात उत्तर भारत के पूरे गंगा के मैदान पे कंपनी का अधिकार हो गया था। और जब ये अधिकार हो गया तो कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि वास्तव में यही एक निर्णायक युद्ध था। वास्तव में इसी ने प्लासी के निर्णयों की पुष्टि कर दी। निर्णयों की पुष्टि का मतलब क्या कि अब कंपनी को कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा था, अर्थात अब कंपनी का शासन गंगा यमुना के दोआब में पूरा का पूरा केंद्रित हो गया। ये पूरा का पूरा आप उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये पूरा आप देख सकते हो, झारखंड, बंगाल, ये सब इनके अधीन हो गया। और इधर तो आप जानते हो सूरत के अधीन इधर था ही, नीचे आप जानते हो कि साउथ में इन्होंने काफ़ी कुछ कब्जा कर ही लिया था। तो इससे ये इनकी महत्वाकांक्षा और प्रबल हुई कि अब हम आगे चल के भारत भी विजिट कर सकते हैं। और इसके लिए फिर इन्होंने जिन जिन पॉलिसियों को अपनाया, अर्थात भारत विजय करने के लिए इन्होंने जिन जिन नीतियों को अपनाया, चाहे वो घेरे की नीति हो, चाहे वो सहायक संधि हो, चाहे वो विलय की नीति हो, चाहे वो व्यपगत की नीति हो, इन सब को हम पढ़ेंगे अपनी भारत विजय के टॉपिक में। क्लियर? अभी तो हम इन सबको इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं, फिर इन सबको पूरा एक समराइज करके पढ़ेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन और अच्छे से हम कर सकते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि क्या भारत विजय एक संयोग था, क्या भारत विजय को बेखबरी के दौर में जीता गया, क्या भारत विजय के पीछे राष्ट्रीय सहमत नहीं थी, क्या भारत विजय के पीछे केवल कंपनी और कंपनी दोषी है। तो इन सारे प्रश्नों को हम वहाँ सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आपने ये देख लिया कि बक्सर का युद्ध कैसे जीता गया। क्लियर? प्लासी के निर्णयों की पुष्टि हो गई। निर्णयों की पुष्टि इसलिए हो गई क्योंकि अब कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा था। कठपुतली नवाब मिल गया। नवाब फिर से कौन मिला आप बताइए? मीर जाफर। उसको 10,00,000 रुपये में कलकत्ता में पेंशन के रूप में रखा गया था ना, उसको दोबारा बुलाया गया कि एक काम करो अब सही से रहोगे। उसने कहा बाबूजी बिल्कुल आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि यही था ना कि कुछ भी मिले अच्छी बात है। अवध आभारी हो गया, मुगल शासक उसका पेंशन भुगता बन गया। और आप देखोगे अंत में लड़ाई किस चीज़ को लेकर होती है? पेंशन को ही लेकर होती है। क्लियर? प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ किया तथा बक्सर के युद्ध ने उसे उत्तरी भारत में मजबूत बना दिया। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लासी कैसे फाउंडेशन का काम किया और बक्सर ने कैसे उसके आप कह सकते हो विस्तार को प्रमोट किया। क्लियर? बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक रहा। मालसन बोलता है, मालेशन क्या बोलता है, क्यों? क्योंकि इसमें अवध का नवाब अधीन आ गया, बंगाल का नवाब अधीन आ गया और साथ ही मुगल बादशाह अधीन आ गया। और मुगल बादशाह के अधीन आने का मतलब क्या था कि मुगलिया सल्तनत वास्तव में उस समय एक भारत को ही रिप्रेजेंट करती थी। तो इस तरीके से कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि बक्सर विजय के बाद वास्तव में कंपनी ने भारत ही विजित कर लिया था। तो आप इसके एक्सट्रीम वर्ड को भी समझ सकते हो। और इसका फिर खंडन कैसे करेंगे? तो मैसूर, मराठा, पंजाब और उस समय की जो 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जो रियासतों को डलहौजी ने व्यपगत के तहत किया था, तो तब तक हम ये कह सकते हैं भारत वास्तव में पूरी तरीके से नहीं विजित हुआ था। समझ गए? गंगा का मैदान इनके अधीन आ गया। अल्फ्रेड लॉयल ने ये बात बोली थी। फिर आ जाता है ताराचंद ने कहा कि प्लासी ने सत्ता का हस्तांतरण किया था, परंतु 1764 के बक्सर के युद्ध ने अधिकारों का सृजन कर दिया। अधिकार कौन कौन से? कि राजनीतिक हमारे अधिकार ये रहेंगे। इस तरीके से बंगाल में द्वैत शासन कैसे लागू हुआ वो हम पढ़ेंगे प्रशासन में। देखो 1764 तक की कहानी हमने यहाँ पे कवर की। 1764 के बाद कैसे बंगाल में द्वैत शासन शुरुआत हुआ,
कैसे द्वैध शासन का मतलब निजामत और दीवानी थी, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे जब 1773 के एक्ट्स को हम पढ़ते हैं, समझ गए। तो इसको हम यहीं पे बस रोक देंगे और जब वहाँ शुरू करेंगे तो हम आपको फिर से एक बार यही बैकग्राउंड देकर अपनी कहानी को आगे बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो आप समझ गए कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया, अर्थात कैसे कठपुतली नवाब बना। लेकिन कठपुतली नवाब के बाद जब वो नवाब उनके अधिकारों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया या उनकी मांगों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं कर पाया, तो फिर से बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें ये निश्चय या उसमें ये पुष्टि हो गई कि अब अंग्रेजों को आपको इतने अधिकार देने ही पड़ेंगे। क्लियर। तो आपने ये देख लिया। फिर आती है बात कि इस टॉपिक से संबद्ध जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो मौलिक हों या विगत वर्षों में आए हुए, उन सब का विश्लेषण हम पार्ट 9 में करेंगे, ताकि पूरे टॉपिक में हम काफ़ी गहनतापूर्वक फिर से इसका क्विक रिवीजन कर सकें। पार्ट 9 में क्यों? क्योंकि पार्ट 8 जो अगला आएगा अब, उसमें प्लासी से संबद्ध प्रश्न होंगे और उनके उत्तर फ्रेम की PDF हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 9 में क्यों? क्योंकि इसमें हम बक्सर को पढ़ेंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आपको न केवल बक्सर पूरा समझ में आया होगा, कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर इसमें इलाहाबाद संधि को आपने क्यों नहीं बताया। क्योंकि इलाहाबाद की संधि आपसे यहाँ नहीं पूछेगा, वो भारत विजय पे पूछेगा, तो हम उसे वहाँ पढ़ेंगे और वो प्रशासन में पढ़ेंगे कि वास्तव में इलाहाबाद की संधि के प्रोविजन ने कौन कौन से अधिकारों की उनकी वृद्धि की। क्लियर। फिर बात आती है कि आज आपको हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया बक्सर के युद्ध, यानी कि अब हमने आपको लगभग ये सारी कहानियाँ कंप्लीट कर दी। क्लियर। एक तो जो इसमें छोटे छोटे वैसे टॉपिक, इसमें अब कोई भी नहीं बचा, किसी भी प्रकार का कोई एंगल भी नहीं बचा, हमने वो सारे एंगल कवर कर दिए हैं। अब आपके पास जो टॉपिक बचे हैं वो वास्तव में टॉपिक आपके बचे हैं मैसूर, मराठे और पंजाब। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, मैसूर, मराठे और पंजाब को इंडिपेंडेंट रूप से अपने पार्ट 11, 12 और 13 में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका ये पूरा का पूरा भारत में ब्रिटिश प्रसार का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो जाए। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना कैसी थी, द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण कैसे आया, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, मुक्त व्यापार, औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, यूटिलिटेरियन अप्रोच, ये सारे हम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा देंगे। आप में से कई सारे लोगों की ये डिमांड आ रही है कि सर कोर्स हमारा बड़ा स्लो है। कोर्स बड़ा स्लो का मतलब कि सर आप इतने ज़्यादा वीडियो हमें क्यों नहीं दे पा रहे, अर्थात हम इतना धीरे धीरे चलेंगे तो कैसे कोर्स कंप्लीट होगा। तो आपकी इच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे पढ़ाना होगा तो ये 20 टॉपिक ये मुझे 1 घंटे या 2 घंटे से भी कम का समय लगेगा। मैं कम से कम फ्रेम बनाऊंगा, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसे ही गोला बना बना के आपको सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन वही है कि आप बिल्कुल संस्थानों की तरह पढ़ के बाद में अपने आप को ये समझोगे कि कोर्स तो कंप्लीट हो गया था लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। क्लियर। तो ऐसी प्रवृत्ति का बार बार अपने अंदर विस्तार या विकास ना करें कि जिससे आपके लिए ही वो बाद में एक कांटे के रूप में चुभ जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचें। मैं आपको जब ये पढ़ा रहा होता हूँ तो आप यकीन मानिए इससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो रहे होते हैं। आप लोग ये कर सकते हैं, वैसे आप लोग कितना करते हैं मुझे नहीं पता, कि जब आप यहाँ पे मेंस पढ़ लिया करें तो टॉपिक वाइज प्रीलिम में आए हुए बैक ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर लिया करें किसी भी स्टेट के। तो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि हाँ बक्सर के युद्ध के समय कौन गवर्नर था। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कर्नाटक की लड़ाई पहले हुई थी कि बक्सर के युद्ध हुआ था, कि बेदरा का युद्ध हुआ था, कि वांडीवास का युद्ध हुआ था, इनको क्रम में लगाइए। ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व किया करिए, तो आपकी मॉडर्न इंडिया के प्रीलिम के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे तो आप ऐसे प्रीलिम की भी तैयारी करते रहिए। और रही बात खत्म होने की कोर्स, तो जो हमने आपसे डेडलाइन बोली है उसी डेडलाइन में पूरा का पूरा कोर्स खत्म होगा। आप पहले से हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव ना बनाएं, क्योंकि दबाव बनाने से यही होगा कि हम जो चीज़ आपको देना चाह रहे हैं उनमें कटौती कर देंगे और वो कटौतियाँ आपके लिए हानिकारक होंगी, हमारे लिए नहीं। क्लियर। आप खुद ही देखो कि हम आपको प्रश्नों का अलग पूरा फ्रेम देते हैं, फिर फ्रेम ही नहीं देते, उन पे डिस्कस करते हैं, काफ़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं और आपका ये टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज हो जाता है। और जब आप फिर प्रश्न लिख कर हमें भेजते हो तो उन्हें हम फिर से चेक करते हैं। आप सोचो,
अगर आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ तक के टॉपिक, यहाँ प्लासी तक के टॉपिक पे कोई भी प्रश्न किसी भी वर्ष में आया हो, किसी भी तरीके से आया हो, किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट पूछा जाए, ये तैयार हो गए कि नहीं हो गए। अर्थात अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप हर एक प्रश्न का काफ़ी अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो यही ज़रूरी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी टैलेंट से टैलेंट बच्चे को, यहाँ तक कि वहाँ के संस्थापक से भी आप देखिएगा, आपने तैयारी की होंगी, कोई भी आपको इन सातों टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में इतना ना तो क्वेश्चन कराया होगा, ना ही उनके फ्रेम दिए होंगे, ना ही उनको इतनी गहराई से एनालिसिस किया होगा। उनकी 3 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे की पॉलिटिक्स होती है, जो आपको उस समय सुनने में मज़ा आता है। आप सोचिए, हमने आपको 60 टॉपिक केवल और केवल अपने 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट किए, अर्थात 7 घंटे में। और आप यही टॉपिक कहीं और कर रहे होते तो आपको 7 से 8 दिन लगते, लगभग 24 से 25 घंटे। और वो 3 घंटे की केवल क्लास नहीं होती, बल्कि 6 घंटे का आपका लॉस होता है। 1 घंटे जाने से पहले, 2 घंटे वहाँ आने से पहले, फिर उनका नोट्स बनाओ, उन नोट्स को समझो, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो तो आप ये देखो, आप धीरे धीरे कर नहीं रहे हो, बल्कि आप अपना फाउंडेशन इतना मजबूत बना ले रहे हो कि चाहे 50 मंजिला भी इमारत खड़ी कर दें हम आपके ऊपर, तो आपका मकान जो है भरभराएगा नहीं। समझ गए? तो प्रेशर मत बनाइए, बस आप पढ़ते रहिए, हम आपका सब कुछ करा देंगे। जिस दिन ना हो उस दिन प्रश्न करना कि हाँ सर, आपने जो डेडलाइन दी थी उस समय कोर्स क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। क्लियर? तो उम्मीद है आपके टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, साथ ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने अगले पार्ट में, अगले यानी कि दोनों पार्ट में, इन टॉपिक से रिलेटेड सभी बैक ईयर में आए प्रश्नों का काफ़ी डिटेल से गहन अध्ययन करेंगे, ताकि आप इन प्रश्नों के उत्तर को आसानी से लिख सकें। हालांकि हमने उन सब के फ्रेम पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।